सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 1B के 22 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 दिया क्या गया है। यहाँ दिया गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास 3 नंबर हैं और हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड भी करे और साथ में एक सेम रिमाइंडर दे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं कि सिचुएशन दी क्या गई है। हमारे पास दिया गया है कि एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम डिवाइड करेंगे कौन से नंबर को, 43 को, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। और वही रिमाइंडर अगर हम इसी नंबर से 91 को भी डिवाइड करते तो वही रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर भी आता। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर हम इसी नंबर से, कौन सा नंबर थे, 183 को भी अगर हम डिवाइड करते तो यहाँ पर आ जाता R। मतलब रिमाइंडर सेम आता और इसी नंबर से अगर हम इन 3 नंबर्स को डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर तीनों में सेम आता। अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें, एक बात बताइए, पहले इस केस के अंदर अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमने सफिक्स 1, 2 और 3 ले रहे हैं। तो यहाँ पर ही हो गया Q3, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 43 इज इक्वल टू x इंटू Q1 प्लस R। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा 91 इज इक्वल टू x इंटू Q2 प्लस R। और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पर ही हो गया 183 इज इक्वल टू x इंटू Q3 प्लस R। नॉर्मली हम करा क्या करते थे कि ज़्यादातर केसेस में ना हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता था कि जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 होता था या तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी, उस वैल्यू के बेसिस पे हम निकाल लेते थे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज अगर यही क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होता कि यहाँ पर रिमाइंडर 1, 2 और 3 है, तो हम क्या बोलते, 43 इज इक्वल टू x इंटू Q1 प्लस 1। और यहाँ पर क्या आ जाता, 91 इज इक्वल टू x इंटू Q2 प्लस 2। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 43 माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू Q1। तो यहाँ पर ये हो गया 42 इज इक्वल टू x इंटू Q1। और यहाँ से हम बोल देते थे कि भाई ये जो 42 नंबर है इसके 2 फैक्टर्स हैं, x है और साथ में Q1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 42 का फैक्टर क्या हो गया, x। इधर से हम क्या करते, 91 माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू Q2। और यहाँ पर हम ये बोल देते कि 89 इज इक्वल टू x इंटू Q2। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में 89 का जो फैक्टर है वो x है। तो हम ये बोलते हैं कि 42 और 89 इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर x है, उसके हिसाब से फिर हम सॉल्व करना शुरू करते। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिमाइंडर R है। अगर हम R को इधर शिफ्ट भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस R। यहाँ पर ये हो जाएगा ये चीज़ 43 माइनस R। 43 माइनस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू Q1। अब आप खुद सोचिए कि ये नंबर भी हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया। अगर फिक्स नंबर होता तो हम x के बारे में जजमेंट कर पाते, लेकिन इस केस में तो जजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। अब तो हम करते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3। अब एक काम करिए, हमें रिमाइंडर R हटाना है ना, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 91 माइनस 43 इज इक्वल टू x इंटू Q1 x इंटू Q2 प्लस R माइनस x इंटू Q1 प्लस R। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 91 में से अगर हम 43 को माइनस करेंगे तो ये 11 माइनस 3, ये हो गया 8 और यहाँ पर बचेगा 8 माइनस 4 4। 48 इज इक्वल टू x इंटू Q2 माइनस x इंटू Q1। और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का R था, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस R हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, x इंटू Q1 माइनस x इंटू Q2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया x इंटू Q2 माइनस Q1, इतना हो गया। और ये हो गया 48। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई। अब आप देखिए इसके अंदर कोई रिमाइंडर नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं होगा तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए इस केस में अब आप बोल सकते हैं ना कि 48 का फैक्टर क्या है, 48 का एक ये फैक्टर हो गया x और एक ये नंबर फैक्टर हो गया Q2 माइनस Q1। तो हम ये बोल सकते हैं कि x इज अ फैक्टर ऑफ 48। तो x हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ 48, ठीक है। 48 का हमारे पास ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसी तरीके से अगर आप थर्ड इक्वेशन में से अगर हम सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 183 माइनस 91 कितना होगा, 183 माइनस 91 इज इक्वल टू x इंटू Q3 प्लस R माइनस x इंटू Q2 प्लस R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अंदर हो गया माइनस R, बाहर हो गया प्लस R, तो प्लस R और माइनस R कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x इंटू Q3 माइनस Q2।
और ये हो गया हमारे पास कितना 92। ये एक इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा एक और इक्वेशन बन सकती है। क्या इक्वेशन बनेगी? अगर हम इसी केस के अंदर एक और चीज बोल दें कि भाई हमारे पास हमने 3 में से 2 को माइनस कर दिया, 2 में से 1 को, अगर हम 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? 3 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 183 माइनस कितना हो गया 183 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 43। अब आप देखिए इसको सॉल्व करके, अच्छा मैं इसको इधर लिख देता हूँ 183 माइनस 43 एक्स इंटू Q3 प्लस आर माइनस एक्स इंटू Q1 प्लस आर। ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का आर है और ये प्लस का आर है, तो यहाँ पर ये बचा कितना? ये बचेगा सिर्फ इधर, इसको इधर लिख देता हूँ मैं 183 माइनस 43 कितना हो जाएगा 140 इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स इंटू Q3 माइनस Q1। ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे इन तीनों इक्वेशन को लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आई थी 48 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q2 माइनस Q1 एक्स इंटू Q2 माइनस Q1, ये इक्वेशन बनकर आई। सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास 92 इज इक्वल टू 92 इज एक्स इंटू Q3 माइनस Q2 एंड देन 140 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q3 माइनस Q1, ये हो गया। अब आप देखिए इन तीनों ही इक्वेशंस के अंदर अब आप एक चीज बोल सकते हैं कि x इसका फैक्टर हो गया, x किसका फैक्टर हो गया 48 का फैक्टर हो गया हमारे पास, तो x इज अ फैक्टर ऑफ 48, सो x इज अ फैक्टर ऑफ 48। इस केस में x किसका फैक्टर है 92 का, और इस केस में किसका फैक्टर है 140 का, तो इसका मतलब ये है कि x क्या है फैक्टर नहीं है, ये हम ये बोल सकते हैं कि ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 92 एंड 140। और उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, देखिए उसने क्या कहा था, हमें क्या करना है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, मतलब हमें क्या करना है इस कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, तो हमें करना है ये कि x की हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, और साथ में हमें पता ही है कि x क्या है कॉमन फैक्टर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x की हाईएस्ट वैल्यू बतानी है और साथ में एक कॉमन फैक्टर है, x किसका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 92, 140। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मिक्स करके देखिए, हाईएस्ट वैल्यू साथ में कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच मीन्स HCF बताना है हमें किसका 48, 92 और 140 का। इतना क्लियर हो गया। अब आपको HCF निकालना है तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, कोई से भी दो नंबर पहले सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पर ये हो गया 48 एंड 92, तो 92 ये हो गया हमारे पास, 48 ये हो गया, अगर 48 का ट्वाइस करेंगे तो 96 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये हो गया 48। इससे अगर आप डिवाइड करें यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4 44, और ये कितना हो गया 48। 44 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाना चाहिए 44 1, फिर ये 44 हो गया और ये बचा यहाँ पर कितना 4, फिर उसके बाद ये 44 एंड देन ये 11, ये 44, तो ये हो गया हमारे पास पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हम करते क्या है, कोई भी दो नंबर से जो हमारे पास HCF बनकर आया, ये हमारे पास HCF आया 4, इसी HCF से हम लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, मतलब ये हम करेंगे, ये नंबर आ गया हमारे पास, अब हम 4 और 140 को लेकर देखेंगे, उससे जो फाइनल HCF आएगा वही हमारा टोटल तीनों नंबर का HCF होगा। तो अब आप देखिए 4 से अगर आप किसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 3 12 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया 2, ये 0, 4 5 20, तो ये हो गया कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 4 ही हमारा HCF होगा। सो बेसिकली हमारे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4, क्योंकि 4 इन तीनों नंबर का HCF है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी आपके पास कोई रिमाइंडर वाली टर्म आए और वो नहीं दी हो तो इस तरीके से आपको करना चाहिए सॉल्व। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस मतलब बहुत रेयर होते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन इन्होंने इसमें इंक्लूड करके दिए हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर भी थोड़ा इसके जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया क्या गया है, देखिए यहां पर कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29, 34। बेसिकली इन्होंने कहा है कि हमें एक नंबर निकालना है,
एक नंबर हमारे पास है, उसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। पहले ये बात ध्यान रखिएगा, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। और है क्या नंबर वो नंबर जब हम डिवाइड करते हैं अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 20, तो 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 14। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 25 से तो रिमाइंडर कितना आता है? तो रिमाइंडर आता है हमारे पास 19। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किससे? 35 से, तो रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास? इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है हमारे पास 29, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 40 से, अगर हम इसको 40 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास 34, इतना आता है। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू है क्या। तो देखिए इन सारी इक्वेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इनको पहले तो इन सब से जो भी चीज़ ड्राइव हो रही है पहले वो लिख लेते हैं। तो सबके अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो Q2, Q3, Q4 ये लिख दिया हमने। अब हम बोल सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 इंटू Q1 प्लस 14। यहाँ पर ये कितना हो गया? ये हो गया x इज इक्वल टू 25 इंटू Q2 प्लस 19। और यहाँ पर कितना हो गया? x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया 35 इंटू Q3 प्लस 29। एंड इन दिस केस x इज इक्वल टू 40 इंटू Q4 प्लस 34। जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ। तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिमाइंडर्स को ले जाएंगे तो x माइनस 14 हो गया इज इक्वल टू 20 इंटू Q1। यहाँ पर ये हो गया x माइनस 19 इज इक्वल टू 25 इंटू Q2। और ये हो गया x माइनस 29 इज इक्वल टू 35 इंटू Q3। और लास्ट में हो गया x माइनस 34 विच इज इक्वल टू 40 इंटू Q4। ये हो गया। अब देखिए इन सभी केसेस में जब हमारे पास ये नंबर सेम रहता था, अगर हर जगह नंबर सेम रहता है तो हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई एक नंबर होता, सपोज यहाँ पर x माइनस 14 की जगह सब जगह x माइनस 1 बन के आता, तो हम ये बोल देते कि भाई अगर हमारे पास, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो, अगर हमारे पास x माइनस 1 बन के आता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 20 इंटू Q1, और ये होता है x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 25 इंटू Q2, और इसी तरीके से नंबर आता, तो हम क्या बोलते हैं x माइनस 1 का फैक्टर क्या है 20, x माइनस 1 का फैक्टर क्या है 25, मतलब x माइनस 1 20 का एक तरीके से मल्टीपल हो गया और x माइनस 1 25 का ही मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया। ऐसे ही हमारे कॉमन मल्टीपल्स निकल के आते चले जाते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना x माइनस 1, इस केस में आप देखेंगे सारे नंबर्स डिफरेंट है। जब भी सारे नंबर्स डिफरेंट होते हैं तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर नंबर्स आपके डिफरेंट होंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो करना क्या होगा हमें, यहाँ पर देखिए एक काम करिए, इसको ऐड करते जाइए, इसमें कुछ नंबर्स ऐड करते जाइए। अब हम कैसे ऐड करते हैं नंबर्स, इस तरीके से नंबर्स ऐड करते हैं ताकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना वो इंटैक्ट रहे, उसमें चेंजेस ना आए। कैसे, जैसे अगर आप इसके अंदर सिर्फ 20 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 20 इंटू Q1 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 Q1 प्लस 1। अब आप देखिए ये अभी भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, कोई भी नंबर इसमें एडिशन नहीं आ रहा है। अगर हम ये करते हैं 20 इंटू Q1 प्लस 11 कर देते, सपोज कोई एक नंबर 11 ले लेते, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहां पर अब आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन के आ रहा है। आपको इस तरीके से नंबर लेना है कि वो नंबर हमेशा एक प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि 20 इस नंबर का फैक्टर है जो भी इधर आएगा। ठीक है, इसलिए हमने 20 लिया। जब आप 20 लेंगे तो यहां पर भी आपको 20 से ऐड करना पड़ेगा, x माइनस 14 प्लस 20। ठीक है, अब आप देखिए 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा, प्लस नहीं, ये तो माइनस का 14 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, माइनस 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा प्लस 6। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 20 इंटू Q1। इस साइड देखिए, इस साइड क्या होगा, अगर आप दोनों तरफ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अब यहां पर 25 है तो हमें 25 से ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया x माइनस 19 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 25 इंटू Q2 प्लस 25, ये हो गया। अब देखिए 19 और 25 माइनस 19 कितना होता है 6 हो गया, तो ये हो गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 इंटू Q2 प्लस 1। ये देखिए इधर भी x प्लस 6, इधर भी x प्लस 6, कुछ कॉमन बनता जा रहा है। दिख रहा है ना आपको कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन आता जा रहा है। अब आप देखते हैं कि बाकी के दोनों इक्वेशन में कॉमन आएगा कि नहीं। इसमें इस केस में क्या ऐड करना पड़ेगा 35, तो x माइनस 29 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना हो गया 35 इंटू Q3 प्लस 35। ये कितना आ गया, यहां से आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 35 इंटू Q3 प्लस 1। ये हो गया, ये भी इक्वेशन आपके पास आ गई। अब ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसको हम इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया x माइनस 34। अब आपको करना क्या होगा,
राइट साइड देखिए यहाँ पर है 40, तो इसका मतलब ये है कि आपको 40 के हिसाब से ही इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको अगर हम 40 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40 इंटू Q4 प्लस 40। क्लियर है। अब आप 40 कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q4 प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 6। ये नंबर भी आपके पास आ गया। अब आप देखिए आपके पास चारों इक्वेशन बन के आई, लेफ्ट हैंड साइड पे सब में x प्लस 6 आ रहा है, सब में x प्लस 6 आ रहा है, इसमें भी x प्लस 6, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई अगर x प्लस 6 आपके पास नंबर आ गया तो इसका मतलब x प्लस 6 किसका मल्टीपल है, 20 का है। इतना तो क्लियर होता है ना कि भाई अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 6 का फैक्टर है 2 और साथ में 6 का फैक्टर 2 है और 2 का मल्टीपल 6 है, मतलब 6 किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2। ऐसा होता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप बोल सकते हैं x प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 20, x प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, x प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 35, एज वेल एज x प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 40। मतलब ये 20, 25, 35, 40 इन सब का ही मल्टीपल है। तो आप इन शॉर्ट इसको क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं x प्लस 6 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 20, 25, 35 एंड देन 40। इन सब का ये कॉमन मल्टीपल है। अब कॉमन मल्टीपल के साथ साथ क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमें इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये कॉमन मल्टीपल नहीं निकालना है, हमें एक्चुअली में निकालना क्या होगा, फिर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। बट हमें जो निकालना है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो इसमें लीस्ट और ऐड कर दीजिए क्योंकि कंडीशन इन्होंने क्वेश्चन में पहले से ही दे दी है। नहीं दी होती तो फिर सब हम बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स ही निकालते रहते, लेकिन इन्होंने इसमें कंडीशन दे दी है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि x प्लस 6 इज नथिंग बट LCM ऑफ 20, 25, 35 एंड देन 40। ये है x प्लस 6 किसका कॉमन मल्टीपल है, 20, 25, 35, 40। ये इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसका LCM निकाल लेते हैं, 20, 25, 35 एंड देन 40। तो इसको एक साथ ले लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो गया 10, ये 25 हो गया, ये 35 हो गया, ये डिवाइड होगा तो 20 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हुआ तो ये 5 हो गया, ये डिवाइड नहीं होता है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको भी एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये कितना हो गया 5, ये यहाँ पर 35, ये तीनों तो डिवाइड नहीं होंगे लेकिन ये अभी भी हो सकता है। अब आप देखिए कोई भी नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब अब हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 5 से ये 5 1 और ये 5 5 5 7 एंड देन 1। अगेन हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एक नंबर अभी भी डिविजिबल है 5 से, और साथ में अब इसमें कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर बचा है विच इज 7। तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, इतना आ गया। अब आप देखिए LCM क्या होना चाहिए, LCM होगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड देन 7। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपके पास इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आए कि 8 इंटू 25, ठीक है, वैसे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 200 आ जाएगा, लेकिन कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो 25 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। 25 की वैल्यू क्या होती है, 100 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो भी ईजी रहता है सॉल्व करना। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो गया 100 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, तो ये 1400 हो गया। तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आपके पास इस तरीके से नंबर्स आए ना 25 या 50 ऐसे टाइप के नंबर्स हो तो उनको 100 या इन सब के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है, इससे आपका जल्दी कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 1400। 6 को राइट साइड पे ले जाइए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1400 माइनस 6 दैट इज 1394। ये आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1394। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 1394। ये आंसर है हमारा। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन नंबर में हमें क्या दिया गया है, यहाँ कहा गया है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। देखिए
इसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास 25 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि फाइंड द इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी। हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? हिंदी के हमें दे दिए गए 60 पार्टिसिपेंट्स। फिर साथ में हमें क्या कहा गया? इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने? 84। और साथ में हमें दे दिया गया मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स विच इज 108। इतने मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब हमें करना क्या है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स को कुछ रूम्स में डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का जो पर्पस है, जो तरीका है, वो क्या होना चाहिए? वो ये तरीका है कि अगर आप इन रूम्स में डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रूम के अंदर होने चाहिए। मतलब अगर हमने यहाँ पर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे तो इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x और इसी तरीके से। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऐसे डिवाइड नहीं हो रहे कि एक रूम के अंदर हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों के स्टूडेंट्स हैं। नहीं, अगर इस रूम के अंदर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो सारे हिंदी के x स्टूडेंट्स आ गए, इधर भी x स्टूडेंट्स हिंदी के आ गए। ऐसे ही कुछ रूम्स जो ऐसे होंगे जिसमें सारे हिंदी के स्टूडेंट्स बैठे होंगे। फिर साथ में कुछ रूम्स ऐसे होंगे जिसके अंदर इंग्लिश के स्टूडेंट्स बैठे होंगे और बाकी के कुछ रूम्स ऐसे होंगे जिसके अंदर मैथमेटिक्स के रूम स्टूडेंट्स होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी, और ये कितना हो गया? ये हो गया इंग्लिश, और ये साथ में क्या हो गया? मैथमेटिक्स। इस तरीके से रूम्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। अब आप एक काम करिए, हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ रूम्स हैं हिंदी के लिए, सपोज आप कर लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ रूम्स है हिंदी के लिए वो कितने हो गए? यहाँ पर मान लेते हैं पी रूम्स, ठीक है, कि पी रूम्स है हमारे पास सिर्फ हिंदी के लिए। पी रूम्स कितने हो गए हमारे पास? सिर्फ हिंदी के लिए ऑक्यूपाई हो गए। फिर इंग्लिश के लिए कितने ऑक्यूपाई हो गए? अब आप बोल दीजिए कि यहाँ पर ये हमारे पास हो गए क्यू रूम्स। इतने रूम्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए ऑक्यूपाई हो गए। फिर मैथमेटिक्स के कितने रूम्स ऑक्यूपाई हो गए? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कितने हो गए? ये हो जाएगा आर रूम्स। इतने ऑक्यूपाई हो गए हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए। इतना क्लियर हो गया आपको? अब आप देखिए आपको करना क्या है। अगर हम x नंबर ऑफ रूम्स को, मतलब x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर p टाइम्स ऐड करेंगे तो टोटल हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अगर आप x को p टाइम्स ऐड करने की जगह सीधा x को p से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा? 60 आ जाएगा। इधर से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप x को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसके स्टूडेंट्स आ जाएंगे इंग्लिश के, विच इज 84। और साथ में अगर आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा? जितने भी x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सारे रूम्स के अंदर फिल्ड कर रखे हैं हमने, उसको मल्टीप्लाई क्या करना है? r से। तो x इंटू आर कर दीजिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा 108। इतना क्लियर हो गया? अब आप देखिए इन सब के अंदर आप बोल सकते हैं ना कि x इज अ फैक्टर ऑफ 60। x 60 का फैक्टर है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं x फैक्टर किसका हो गया? 84 का। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं x फैक्टर किसका हो गया? 108 का। सो बेसिकली वी कैन से x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 84 एंड देन 108। इन सबका कॉमन फैक्टर है। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या कही है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स। लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स कब पॉसिबल हो सकता है? कि जब हम x की जितनी भी वैल्यू आ सकती है ना उसको हाईएस्ट कर सकें। जितना भी वैल्यू आ रही है ना आपके पास, जो भी आप निकाल पा रहे हैं, उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर आप निकाल पाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमें करना क्या है एक्चुअली में? कॉमन फैक्टर नहीं लेना है इन तीनों का, हमें एक्चुअली में इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है ताकि हम x की वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी निकाल सकें और उसी के हिसाब से हम नंबर ऑफ जो रूम्स है हमारे वो कम से कम हो पाए। ठीक है, अब आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स का आपको लेना है। मैंने आपको बताया था कैसे करना है। अगर आपको 3 नंबर्स का HCF निकालना है तो पहले 2 नंबर्स को लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 60 और 84 को। इसका HCF कितना होगा? 61, तो यहाँ पर 60 हो गया, ये 24 हो गया, फिर 60 को हम यहाँ रख देंगे, 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 12। अब आप देखिए 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 24 से, ठीक है, 24 को सॉरी 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया? ये हो गया। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास HCF 12। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर 12 HCF आ रहा है तो इस केस में क्या होगा? 12 और साथ में क्या हो गया हमारे पास ये नंबर 108। तो 12 को अगर आप डिवाइड करेंगे 108 से तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आई थिंक 12, देखिए 12 9 जा कितना होता है? 12 9 जा होता है 108। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो ये हमारा HCF होगा, इन सब का, तीनों नंबर्स का HCF होगा। करना क्या होता है, पहले 2 नंबर्स लेते हैं, उनका HCF निकालते हैं, जो भी HCF आता है उसका हम फिर 108 से, थर्ड वाले नंबर से HCF निकालते हैं। तो हमने इन दोनों से क्या HCF निकाला था? 12 आया था हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हमने 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया
तो हमने देखा कि तीसरे नंबर के साथ वो कितना आएगा, तो तीसरे नंबर से वो पूरा डिविजिबल है, तो इसका मतलब HCF हो गया 12। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई HCF ऑफ दीज नंबर्स विच इज 12। यहाँ पर 12 आ गया हमारे पास HCF, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको x थोड़ी ना निकालना है, आपको तो निकालना है नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे। सो बेसिकली आपको P, Q और R की वैल्यू निकालनी है। तब आप करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर आपके पास XP दे रखा था कितना 60, सो x इंटू पी कितना था 60। इस इक्वेशन से आप बोल सकते हैं ना कि x की वैल्यू तो 12 हो गई, इंटू पी इज इक्वल टू 60 हो गया। 12 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू कितनी होगी 5। इसी तरीके से इस इक्वेशन को देखिए, तो ये हो गया x इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 84, विच इज 12 इंटू क्यू इज इक्वल टू 84। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ से, इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आई थिंक 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, तो ये क्यू हो गया 7। ये कितना हो गया x इंटू आर। इस इक्वेशन से देखेंगे तो x इंटू आर इज इक्वल टू कितना था 108, तो यहाँ पर ये हो गया 12 इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 108। तो 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना बचेगा 9, तो r की वैल्यू कितनी होगी 9। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने आए, टोटल हमारे पास P, Q और R रूम्स थे, तो टोटल रूम्स कितने हो गए, टोटल रूम्स हो गए P प्लस Q प्लस R विच इज इक्वल टू P कितना हो गया 5 प्लस Q कितना हो गया 7 प्लस R कितना हो गया 9। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखिए, यहाँ पर आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा था, अब आप देखिए ये दिख रहा है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा सही से क्लियर हो। टोटल नंबर ऑफ रूम्स अगर आपको निकालने हैं तो यहाँ पर ये हो गया P प्लस Q प्लस R, ठीक है। ये हमारे पास टोटल रूम्स थे। तो P की वैल्यू कितनी थी, P था 5, फिर ये आ गया था 7 एंड देन दिस वन इज 9। तो 5 प्लस 7 कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21। सो बेसिकली हमारे पास कितने रूम्स हो गए 21 रूम्स। 21 रूम्स के अंदर हम इन सारे ही सब्जेक्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास 21 रूम्स आ जाएंगे। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 pieces of timber 42 मीटर 49 मीटर 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। अच्छा पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये इसका इक्वेशन बनेगी। 3 pieces of timber 27 क्वेश्चन नंबर, कहा गया है कि 3 पीस है हमारे पास टिम्बर के, एक हमने पीस ले लिया 42 मीटर लेंथ का, ये हो गया हमारे पास 42 मीटर लेंथ का। एक टिम्बर हमारे पास हो गया 49 मीटर लेंथ का, ये 49 मीटर लेंथ का हो गया। और तीसरा टिम्बर कितना दिया गया है 63 मीटर लेंथ का, तो तीसरा वाला जो टिम्बर है वो है 63 मीटर लेंथ का, 63 मीटर लेंथ का, ठीक है। आर टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। अच्छा इनको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो प्लैंक्स की फॉर्म में आए ना, तो वो जो प्लैंक आए उसकी लेंथ हर जगह सेम हो, चाहे यहाँ पर लो आप, यहाँ पर लो, ठीक है, और या तो इस केस में लो, सब जगह लेंथ क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ये लेंथ L सेम होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया। और कितना क्या आ गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब L की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब L की हाईएस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है आपको। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम इसको 1-1 मीटर में भी ब्रेक करेंगे ना तो भी काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि L की मिनिमम नहीं ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। L की तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट बतानी है, ठीक है। और क्या कहा गया है इसके अंदर, कहा गया है देखिए, क्योंकि अगर आप 3.5 मीटर, आई थिंक 3.5 के आसपास मीटर में भी ब्रेक करेंगे ना तो सब में आ जाएगा, सब में वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू 3.5 भी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, हाउ मैनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड। अच्छा इसके साथ साथ यही पूछा गया है कि कितने प्लैंक्स बनेंगे, टोटल प्लैंक्स हमें ये भी बताने कितने टोटल प्लैंक्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताते हैं। देखिए अगर हम इसको L में डिवाइड करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने बनेंगे। सपोज यहाँ पर बोल देते हैं हम कि हमारे पास n नंबर ऑफ प्लैंक्स बन गए, मतलब n नंबर ऑफ प्लैंक्स इतने यहाँ पर क्रिएट हो गए, n नंबर ऑफ प्लैंक्स, ठीक है। आप यहाँ पर बोल दीजिए m नंबर ऑफ प्लैंक्स, और यहाँ पर कितना हो गया p नंबर ऑफ प्लैंक्स, p नंबर ऑफ प्लैंक्स। इतना क्लियर हो गया, ये आपके पास क्रिएट हो गया। अब देखिए इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट वाले केस में आप बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं L को N के साथ मल्टीप्लाई करूं तो टोटल लेंथ आ जाएगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गया 42, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में आप क्या बोल सकते हैं, सेकंड केस में आप बोल सकते हैं कि अगर हम L को M के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49, ये हो गया।
ये दो इक्वेशन बन गई। इस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर हम L को P के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 63। सो बेसिकली L इंटू पी इज टू कितना हो गया 63। यह हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। तीनों केसेस में L कॉमन आ रहा है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं ना कि L इज अ फैक्टर ऑफ 42, L इज अ फैक्टर ऑफ 49, L इज अ फैक्टर ऑफ 63। सो बेसिकली वी कैन से L इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 49 एंड देन 63। इन तीनों का कॉमन फैक्टर है L। लेकिन हमें L की क्या वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि L की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमें, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, और वो कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स का। सो इन दोनों टर्म्स को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 49 एंड 63 विच इज L इज इक्वल टू HCF ऑफ 42, 49 एंड देन 63। ये है। अब आपको इसका HCF निकाल के देखना है कितना आएगा। HCF अगर हम निकालने जाएं तो यहाँ पर कितना होगा, बेसिकली देखिए अगर आप इसका HCF निकालेंगे ना तो वो बहुत ईजी है, 42, 49 एंड देन 63 ये करना है हमें, ठीक है। करना क्या होगा कि अगर आप तीन नंबर्स का HCF निकालते हैं तो पहले दो नंबर्स लीजिए, उससे HCF निकाल के देखिए। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 42 इंटू 1, तो ये हो गया 42 एंड देन 7। ये 42 इधर हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, तो 7 6 42 हो गया और ये चला गया। तो HCF कितना हो गया, इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया 7, लेकिन उस 7 को हमें 63 के साथ भी करके देखना पड़ेगा। तो 7 63, तो ये 7 9 कितना हो गया 63। तो ये आंसर है। मतलब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि HCF कितना हो गया 7। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू 7। तो ये तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इन तीनों नंबर्स का। सो बेसिकली x की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो 7 मीटर, x की वैल्यू नहीं, आई थिंक L की वैल्यू। सो बेसिकली x नहीं L हो गया हमारे पास 7 मीटर। ये एक आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें इसके साथ साथ एक और चीज़ निकालनी थी, नंबर ऑफ प्लैंक्स। आपको ये बताने नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए, हमारे पास ये इक्वेशन थी L इंटू एन इज इक्वल टू 42। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि अगर L इंटू एन 42 था, L की वैल्यू है 7 और ये n है, ये 42 है, तो 7 को हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। 42 को 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, n आ गया 6। इसी तरीके से एक और इक्वेशन थी, वो क्या थी L इंटू एम। L इंटू एम कितना था, ये था 49। तो ये हो गया 7 इंटू एम इज इक्वल टू 49। तो ये 7 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m इज इक्वल टू 7। ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी, L इंटू पी इज इक्वल टू 63। सो बेसिकली L इज इक्वल टू पी, L इंटू पी इज इक्वल टू 63। द वैल्यू ऑफ L इज 7 इंटू पी इज इक्वल टू 63 और ये कितना हो गया 7 9। तो P की वैल्यू कितनी होगी 9। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स मतलब n प्लस m प्लस p, सारे प्लैंक्स को ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 9। 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 हो गया। 13 प्लस 9 कितना हो गया, 13 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 22। तो 22 प्लैंक्स आए। तो ये आपका आंसर है 22 प्लैंक्स। इतना क्लियर हो गया, मतलब हमने नंबर ऑफ प्लैंक्स भी निकाल लिया और साथ में लेंथ भी निकाल ली। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक ये 27 था ना, हाँ ये 27 था शायद से, हाँ 27। 28 में क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर्ड एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर कहा गया है ये, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। कहा है कि हमें एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का एक स्केल बनाना है। एक तरीके से हमने एक स्केल बनाया, ठीक है, उसकी लेंथ ले लेते हैं L। और वो इस तरीके का स्केल है कि अगर हमारे पास एक लेंथ है, कितनी ये लेंथ थी, कहाँ गया ये 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर का कोई भी अगर कोई चीज़ है या तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है 7 मीटर का, उसको भी ये लेंथ ये L इजीली मेजर कर पाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ऐसा नहीं मेजर करे कि ये यहाँ पर लास्ट में आधा आ रहा है या कुछ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 मीटर का स्केल बनाया तो उससे अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये क्या हो गया 7 टाइम्स हो गया, ठीक है। अगर हम 2 मीटर का स्केल बनाते तो ये कितना होता 3.5 टाइम्स। बट हम इसको ये तो नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होना चाहिए कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, लेकिन डेसिमल में नहीं आना चाहिए।
तो ऐसा स्केल बनाना है जो 7 को प्रॉपर एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए, या मतलब प्रॉपर तरीके से उसको मेजर कर पाए, ठीक है। और साथ में हमें क्या करना है, सिर्फ 7 मीटर ही नहीं, हमारे पास एक और लेंथ है, कितनी, अच्छा 2 और लेंथ है यहाँ पर। एक लेंथ है कि 3.85 मतलब 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको भी मेजर कर पाए। और साथ में थर्ड वाली लेंथ है 12 मीटर एंड देन 95 सेंटीमीटर, इसको भी मेजर कर पाए। इस तरीके से हमें ये निकालना है। और साथ में और क्या कहा गया है, बस यही कहा गया है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है उसकी। अब आप देखिए, आपको एल की एक तो सबसे पहली बात ये करना है कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। साथ में आपके पास क्या है, 7 मीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर, ये 3 हैं। इन तीनों से भी आपको कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। एक चीज़ करिए, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हमने इसको एल लेंथ निकाला, इससे जब हमने इसको मेजर करके देखा तो हमने देखा कि इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर हो रहा है। तो मान लेते हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर हो रहा है, ये हम ले लेते हैं p टाइम्स। मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 मीटर लेंथ ली होती तो हम क्या बोलते हैं 7 टाइम्स, क्योंकि इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 7 टाइम्स इस लेंथ को, अगर 1 मीटर लेंथ को अगर आप लेंगे तो यहाँ पर 7 टाइम्स रखना पड़ेगा, तब आप 7 मीटर को मेजर कर पाएंगे। अगर आपके पास एल लेंथ है तो आप ये बोल सकते हैं कि एल को p टाइम्स हमने कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक कंक्लूजन बन के आता है कि l इंटू पी कितना होना चाहिए, 7, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको अगर यहाँ पर मेजर करना शुरू करेंगे तो आपके पास कोई एक दूसरा नंबर आएगा। अब आपको पता नहीं कितने टाइम्स होगा, लेकिन चलिए एक मान लेते हैं q टाइम्स है, ये नंबर हो गया हमारे पास q टाइम्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमारे पास क्या इक्वेशन बनकर आई, हम ये बोल सकते हैं कि l इंटू, क्योंकि लेंथ l थी इसकी, सबकी लेंथ l है, और इसको कितनी बार ऐड कर रहे हैं हम, q टाइम्स, तो l इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। अच्छा ये 12 और 95 सेंटीमीटर। तो एक काम करिए, सबको सेंटीमीटर में लिखिए, सारी वैल्यूज फिर हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, ठीक है। एल की भी लेंथ हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो ये 7 मीटर को हम 700 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और ये कितना हो गया 1295 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब ये थर्ड वाला केस देखिए, इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एल एल इस तरीके से आप कर सकते हैं, पी हो गया, क्यू हो गया। इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको हमने आर नंबर ऑफ टाइम्स लिया, आर टाइम्स इसको मेजर किया, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कितने थे, आर टाइम्स। तो इसका मतलब ये एल इंटू आर इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर। तो ये 3 इक्वेशन बनकर आ गई। अब तीनों इक्वेशन से आपके पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि L तीनों का कॉमन फैक्टर है। L इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 700, 1295 एंड 385। सो हम ये बोल सकते हैं कि L इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू एज वेल एज द कॉमन फैक्टर ऑफ 700, 1295 एंड देन 385। इन तीनों का कॉमन फैक्टर भी है और साथ में हाईएस्ट भी है। तो इसका मतलब यह है कि L कुछ नहीं है, HCF है इन तीनों नंबर्स का, 700 एंड देन 1295 एंड देन 385 ये है। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, कोई से भी 2 नंबर लीजिए, उससे HCF निकल जाएगा। यहाँ पर हम ये 2 नंबर्स को ले लेते हैं। तो ये कितना होगा 700, 1295 तो ये हो गया 1, ये 1295 की जगह 700 तो यहाँ पर कितना आएगा। अच्छा हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि ये फिर पेज कवर ही हो जाएगा पूरा। L इज इक्वल टू HCF ऑफ 700, 1295 एंड देन 385, यही था 700, 1295, 385। अगर हम इसको 700 से डिवाइड करते हैं 1295 को, तो 701 तो ये हो गया 700, ये हो जाएगा 95 और ये कितना हो जाएगा 595, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 700 हो गया, फिर से ये 1 से डिवाइड होगा तो ये 595 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसको अगर हम करते हैं तो आई थिंक ये 5600 और ये 105 आना चाहिए, हाँ ये आ गया 595। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 से कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50525, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 7 और 70, हाँ बस इतना ही आएगा, 70 आ गया। तो इसका मतलब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 105, तो ये 170 हो गया, यहाँ बचा 35, ठीक है। ये कितना हो गया 70, तो ये 35 इंटू 2 70 हो गया, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये तो था इन दोनों का HCF, 35 इन दोनों का HCF आया है। अब इस 35 से 385 को भी मेजर करके इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 35 यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, ये
डिवाइज़र आ गया, ठीक है, और डिविडेंड कितना आ गया 385, तो 35 इंटू 1 विच इज़ 35 एंड दिस वन इज़ 35 अगेन 1 35, तो यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब ये है कि 35 ही आएगा हमारा आंसर। तो आपको क्लियर हो गया कि HCF कितना आएगा। HCF इन तीनों केसेस में हमारे पास 35 आ रहा है विच इज़ 35। L की वैल्यू तो आपके पास 35 आ चुकी है, ठीक है। और उसने कहा क्या था, निकालना क्या है, L की ग्रेटेस्ट वैल्यू और उसके साथ साथ क्या निकालना है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, बस इतना ही निकालना था और कुछ नहीं निकालना था ना। तो यहाँ पर हमारे पास L की ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 35, लेकिन ध्यान रखिएगा 35 सेंटीमीटर है ये। अगर कोई मीटर में पूछे तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर, इतना हो गया, ठीक है। आई थिंक मैं इस चीज़ में थोड़ा सा गलत कर रहा था, 3.5 मीटर नहीं होता वो, एक्चुअली मैंने ये वाली लेंथ और बाकी की लेंथ नहीं देखी थी, ठीक है। 3.5 नहीं होता, 35 सेंटीमीटर आया ये, ओके। सो कौन सा क्वेश्चन था ये, 28 क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils। तो हमें करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कई लोग मैंने देखा है इसमें भी कन्फ्यूजन कर देते हैं, जबकि बेसिक क्वेश्चन है। कहा गया है कि 1001 पेन्स हैं और 910 पेंसिल हैं। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1001 पेन एंड देन 910 पेंसिल्स, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता नहीं है, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने हैं, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक स्टूडेंट को लिया, इसको हमने कुछ पेन दिए और साथ में कुछ पेंसिल दे दी। जितनी हमने इस स्टूडेंट को पेंसिल दी हैं उतनी ही हम नेक्स्ट स्टूडेंट को देंगे, उतने ही हम उसके अगले स्टूडेंट को देंगे। मान लेते हैं कि हमने इसको x पेन दे दिए और साथ में y पेंसिल दे दी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हर एक स्टूडेंट को हमने क्या करा, x पेन दिए और साथ में y पेंसिल दी, x पेन्स एंड y पेंसिल्स, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट को भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट को किया तो सेकंड स्टूडेंट को भी x पेन्स और साथ में y पेंसिल्स एंड सो ऑन, सारे के सारे स्टूडेंट्स को। अब आप देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स अगर इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स आने चाहिए 1001, ठीक है। x को कितनी बार ऐड करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितनी बार करेंगे आप, n टाइम्स करेंगे आप, तभी तो 1001 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सीधा बोल सकते हैं x इंटू एन इज इक्वल टू 1001, ये आपकी इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप y को ऐड करेंगे तो y कितनी बार ऐड होगा, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, कितने टाइम्स, जैसे ये n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था तो ये भी n टाइम्स ही तो होना चाहिए, स्टूडेंट्स उतने ही हैं, ठीक है। जितना हमने x को डिवाइड किया उतना ही हमने y को भी किया है, तो ये कितना होना चाहिए 910। तो इसका मतलब ये है कि y इंटू एन कितना होना चाहिए 910, 910, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या आइडिया लगता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है, और n है क्या एक्चुअली में, n इसका फैक्टर है, 1001 का n 910 का फैक्टर है। बेसिकली n इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1001 एंड 910। बट हमें एक्चुअली में निकालनी क्या है, n की हमें क्या वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द, कहाँ गया है क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, नहीं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब n की एक तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन वैल्यू है, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो। तो ग्रेटेस्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सो बेसिकली n इज नथिंग बट HCF ऑफ 1001 एंड 910, इन दोनों का HCF निकालना है हमें, और कुछ नहीं है। अब HCF कैसे निकालेंगे, 910 और 1001 का HCF कैसे होगा, जैसे ये 910 और ये हो गया 1001, तो 9101, तो ये 910 हो गया, तो ये तो आ गया 1। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100 को अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे 91 को 100 से, तो ये हो गया 91, तो ये कितना हो गया 910। ये बहुत बढ़िया है, तो 10 से ही चला जाएगा, तो 910 हो गया ये 910। तो ये कितना हो गया, कुछ नहीं, रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का HCF कितना आया, HCF आ गया 91।
ये है, ये हमारे पास SCF आ गया है। तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 91 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसमें 91 स्टूडेंट्स पूछा गया है या क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट्स ही पूछा गया है, तो इसका मतलब 91 स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास। इतना क्लियर है, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर दिया क्या गया है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 29। अब हम आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव अ सीलिंग ऑफ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ओके, सो बेसिकली कहा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक सीलिंग है, उस सीलिंग की लेंथ और साथ में विड्थ इन्होंने दे दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास जो लेंथ है सीलिंग की वो कितनी है, 15 मीटर एंड देन 17 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ की तो हमारे पास ये सीलिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ कितनी ब्रॉड है ये, 9 मीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी विड्थ है, इतनी लेंथ है। और कहा गया है कि इस सीलिंग को हमें करना क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। मतलब जो स्क्वायर टाइल्स है ना, इससे हमें इस सीलिंग को पूरे को कवर करना है स्क्वायर टाइल से, ठीक है। लेकिन कवर इस तरीके से करना है कि स्क्वायर टाइल का ना हर एक हिस्सा यहाँ पर कवर हो, ठीक है, पूरा पार्ट कवर हो, और साथ में जो टाइल्स हैं वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर आए। ऐसा नहीं है कि कोई हाफ टाइल यहाँ पर आ गई या हाफ इधर आ गई, इस केस में हाफ आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह जो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है वो सेम आएंगी, मतलब सेम इन द सेंस कि वो एग्जैक्ट रहेगी। कोई भी टूटी हुई टाइल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर टाइल आएगी और पूरा कवर होना चाहिए, पूरा कवर करना है आपको। तो आप देखिए, अगर आपके पास सपोज यहाँ पर आपके पास टाइल की जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई, इसको ले लेते हैं लेंथ L। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये लेंथ भी L होनी चाहिए, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास टाइल ये एक हो गया, ये दूसरी टाइल हो गई, तीसरी टाइल हो गया, ऐसे कितनी टाइल्स हो सकती हैं। हमने अभी तक निकाला नहीं है कि कितनी टाइल्स हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कुछ n नंबर ऑफ टाइल्स बोल सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। अब जब हमें पता नहीं है तो हम कोई ना कोई नंबर तो लेंगे ही। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आप टाइल्स को कवर करेंगे, ऐसे बहुत सारी टाइल्स हो सकती हैं। अब आपको पता नहीं कितनी टाइल्स है तो आप देखेंगे कि L, इस तरीके से ये भी L हो गया, और साथ में इस तरीके से बहुत सारी टाइल्स आ गई। तो इसको हम बोल सकते हैं कि m नंबर ऑफ टाइल्स से हमने इसको क्या करा, इसकी लेंथ को कवर किया। इसी तरीके से पूरा सरफेस कवर होता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरे सरफेस के लिए निकालना एक्चुअली हमें इस केस में निकालना जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालनी है। बेसिकली पहले तो हम एक काम करते हैं, L, M और N की वैल्यू निकालते हैं। एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास, इसको पहले तो एक काम करिए, सबको ना सेंटीमीटर में लिखिए। तो ये कितना हो गया, 1517 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें भी गलती करते हैं, 92 सेंटीमीटर लिख देते हैं। वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका मतलब ये कि 02 सेंटीमीटर होना चाहिए, 902, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि 9 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 900 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आप देखिए, इस केस में आप खुद सोचिए कि अगर L नंबर ऑफ टाइल्स हैं, मतलब L टाइल्स हैं, L लेंथ है टाइल की और N नंबर ऑफ टाइल्स हैं, तो आप करेंगे क्या, अगर आपको ये विड्थ निकालनी है तो आप करेंगे क्या कि L प्लस L प्लस L अप टू विच टाइम्स, N टाइम्स ऐड करेंगे। अगर आप L को N टाइम्स ऐड करेंगे तभी तो आपके पास ये पूरी विड्थ कवर होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 902 के इक्वल। सो इस तरीके से आपको ऐड करने की जगह सीधा N इंटू L कर दीजिए, वो हो जाएगा 902 के इक्वल। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप इस लेंथ को देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको L प्लस L प्लस L इस तरीके से ऐड करते जाएं, कब तक करना पड़ेगा हमें, M नंबर ऑफ टाइल्स तक, मतलब M टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया M टाइम्स। अगर आप L L L इसको ऐड करते जाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1517, विच मीन्स M इंटू L इज इक्वल टू 1517। इतना हो गया, ये एक इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर कॉमन चीज क्या है, कॉमन है लेंथ L। ये L दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं ना कि L इसका फैक्टर है। L देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर आ रहा है और साथ में L इसका भी फैक्टर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि L इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 902 एंड 1517, ठीक है, 1517। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स।
अब आप खुद सोचिए कि अगर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स अगर हमें कम से कम निकालनी है तो इसका मतलब ये कि टाइल की जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लेंथ की टाइल होगी उतना नंबर कम होगा इसका। तो लेंथ हाईएस्ट होनी चाहिए इसकी। तो हमें इसका मतलब ये है कि इसको हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है इन दोनों नंबर्स का, बस और कुछ नहीं है। अब आप देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, 1517 और ये हो गया 907, ठीक है 907 नहीं 902, तो 902 यहाँ पर 1 हो गया, ये हो गया 902, ये कितना आएगा, ये हो गया 15 और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है 615 और ये 902, फिर से 1 से जाएगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 615 और ये कितना हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये अगर ये हो गया 7 और यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 9 - 1 ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर ये हो गया कितना 8, 8 - 6 कितना हो गया 2, 287 और ये 615, ठीक है और 615 और ये 287, 287 को अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 से 3 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 2 से करना पड़ेगा तो ये 5 6 5 7 5 7 4 574 इतना हो गया। अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 1 और यहाँ पर ये कितना हो गया 61 - 57 कितना हो गया 41 और इसको अगर आप करेंगे 287 से, ठीक है तो आप देखिए एक काम करिए 41 को 287 से मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है 287 से, तो 41 × 7 कितना होगा 287, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है 41। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो कितना है, सो L जो था हमारे पास HCF था और वो HCF कितना आ रहा है 41। इतना क्लियर हो गया। बट उसने क्या कहा है, हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे आप, अब आपको उसने दिया है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताइए, तो नंबर ऑफ टाइल्स में क्या करना पड़ेगा आपको, m नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर है, n नंबर ऑफ टाइल्स इधर है। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास एक ये है पूरा एरिया कवर किया है आपने, यहाँ पर m चीज़ें हैं, m नंबर्स हैं, ठीक है m नंबर ऑफ टाइल्स नहीं n नंबर ऑफ टाइल्स हैं इधर, तो इधर n नंबर ऑफ टाइल्स हैं और साथ में इस केस में क्या है m नंबर ऑफ टाइल्स हैं, ठीक है। अगर आपको लिटरली टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो करना क्या पड़ेगा, m × n करना पड़ेगा ना, m × n, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यही होगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो m कितना था आपके पास, m की वैल्यू नहीं है आपके पास, हमारे पास लिटरली जो वैल्यू है वो l की वैल्यू है, तो m कितना आएगा यहाँ से, m आ जाएगा 1517 डिवाइडेड बाय l और l कितना था 41, तो इसका मतलब ये है कि m कितना आ गया, m आ गया 1517 डिवाइडेड बाय 41। इसी तरीके से n कितना आ जाएगा 902 डिवाइडेड बाय 41। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 41 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 41 आई थिंक 4 से तो कर नहीं सकते, 3 से करना पड़ेगा, 3 से अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 123 आ जाएगा, 123, इसमें कितना बचा 8 और यहाँ पर कितना आएगा, अगर आप इसमें से निकालेंगे तो इसको 8 आ गया और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 4 287 और ये हो गया 7 287, ये हो गया 37 आ गया, मतलब m की वैल्यू आ गई 37। इतना क्लियर है। अब हमें देखना है n की वैल्यू कितनी होगी। n की वैल्यू निकालने के लिए 902 को डिवाइड करना है किससे 41 से, 41 × 2 कितना होगा 82, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, अगेन ये 82, तो ये 22 विच इज 82, ये हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 22। इतना क्लियर हो गया, मतलब m आ गया 37 और ये आ गया 22। आपको निकालना क्या है m × n, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स m × n है, तो इसका मतलब ये कि 37 मल्टीप्लाइड बाय 22, यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है। 37 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 से अगर आप 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 74 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 74, 4 आ गया यहाँ पर, 7 4 11, ये हो गया 8, ठीक है 7 4, हाँ सही है। तो 814 टाइल्स ये आंसर है हमारा। सो 814 टाइल्स होंगी ये। इतना है, इतना पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। हर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है सब के अंदर वही चीज़ है, वही सिनेरियो है। पहले आपको उस इक्वेशन को, उस चीज़ को समझना है, उसको एक फॉर्मुलेट करके देखिए कि किस तरीके से वो इक्वेशन बनाएगा। उसके बाद आपका सॉल्यूशन वही है, वही HCF या LCM कुछ ना कुछ इसी तरीके का आएगा। हमने पूरी एक्सरसाइज में इसी तरीके से किया है सॉल्व, ठीक है।
तो ये हमारे पास था कौन सा क्वेश्चन नंबर, 30 क्वेश्चन नंबर। अब हमें करना है 31। 31 में क्या कहा गया है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड। अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर आप मीनिंग समझेंगे, कहा गया ये कि हमारे पास 3 रॉड हैं। एक रॉड की लेंथ है 64 सेंटीमीटर, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 64 सेंटीमीटर, और एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी दे दी इन्होंने, 64 सेंटीमीटर, साथ में 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और साथ में एक और रॉड है जिसकी लेंथ है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 31। 3 रॉड्स दे दी, इन तीनों की लेंथ दे दी इन्होंने। अब कहा यह गया है कि हमें एक इस तरीके का क्लॉथ चाहिए, मतलब ऐसा कपड़ा चाहिए जिसको अगर हम मेजर करने जाएं, चाहे इस रॉड से मेजर करें, चाहे इससे करें, चाहे इससे करें, तीनों रॉड की हेल्प से वो कपड़े को हम मेजर कर पाएं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। मतलब जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अगर 2 टाइम्स से मेजर हो, 3 टाइम्स से हो, लेकिन 2.5 टाइम्स के मेजर नहीं हो, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये होता है कि पूरे रॉड का अगर आप रॉड से मेजर करेंगे तो पूरी रॉड कवर करने चाहिए। ये रॉड ने अगर 2 बार कवर किया तो ठीक है, 3 बार कवर किया तो ठीक है, लेकिन 2.5 टाइम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यही होता है। अगर आप 96 से मेजर करके आएंगे, इसको अगर आप 96 से मेजर करेंगे, सपोज ये कपड़े की लेंथ है L, ठीक है, मान लेते हैं कि 96 वाली लेंथ से अगर आपने मेजर किया तो आपने क्या करा, इस तरीके से जब मेजर करना शुरू किया तो 96 इंटू कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी। ठीक है, L को अगर आप ब्रेक करेंगे 96 रॉड से, सपोज आपके पास, आपने क्या करा, ये 96 की रॉड ली, 1 2 इस तरीके से 3 4 इस तरीके से आपने मेजर करना शुरू किया। मान लेते हैं कि आपने क्या करा, Q1 टाइम्स हो गया, Q1 टाइम्स मेजर करके देखा, मतलब जो इस रॉड से आपने मेजर किया था वो मेजरमेंट Q1 टाइम्स आया था। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास अगर 10 मीटर का कपड़ा है और आपने 2 मीटर लेंथ की रॉड से अगर मेजर करना शुरू किया तो आपने कितना किया, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आपने उस रॉड को यूटिलाइज किया होगा ना, तभी तो आपके पास पूरा 5 मीटर का जो 10 मीटर का कपड़ा है वो पूरा मेजर हो पाया है। इसी तरीके से आपने 96 सेंटीमीटर वाली जो रॉड है उससे आपने Q1 टाइम्स मेजर किया। इसी तरीके से इस रॉड से आपने Q2 टाइम्स मेजर कर लिया। इसी तरीके से इस रॉड से आपने क्या करा, Q3 टाइम्स मेजर कर लिया। ठीक है, 3 अलग अलग नंबर ले लिए हमने। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई L की वैल्यू अगर आप 96 सेंटीमीटर से देखेंगे तो ये हो गया L इज इक्वल टू 96 इंटू Q1। इसी तरीके से अगर आप इसकी वैल्यू 80 के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू Q1, Q1 नहीं Q2। इसी तरीके से अगर आप L को कैलकुलेट करके देखेंगे इस रॉड की इस लेंथ की हेल्प से तो ये हो जाएगा 64 इंटू Q3। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करिए, L इसका मल्टीपल है कि नहीं है, L इसका भी मल्टीपल है, L इसका भी मल्टीपल है। हम ये बोल सकते हैं ना कि L इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 96, 80 एंड 64। और क्वेश्चन में दिया क्या गया था, हमें दिया ये गया था कि फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ। मतलब हमें लीस्ट लेंथ चाहिए, तो मतलब ये है कि इसका लीस्ट वैल्यू चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए हमें इसका। तो मतलब ये है कि हमें L इसका मतलब क्या होना चाहिए, LCM ऑफ 96, 80 एंड देन 64। और LCM कैसे निकालते हैं हम, बस इस तरीके से 96 हो गया, 80 और 64 तीनों को एक साथ रखिए, निकालना शुरू कर दीजिए। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ये हो गया 48, ये हो गया 40 एंड देन दिस वन इज 32। अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो 24, 20 एंड देन 16। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 12, 10, 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये नंबर, हाँ ये हो गया। अब ये 2 से 6, 5, 4। आई थिंक ये विजिबल शायद ना हो, एक सेकंड, हाँ ये विजिबल है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3, 5 एंड देन 2। और अभी भी ये एक नंबर तो 2 से डिविजिबल हो ही सकता है। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअल में अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 बचा है तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 1, 1, 1, 5 और 1 आएगा। आखिरी में क्या रहेगा, फिर ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 1 एंड देन 1। तो ये अब नंबर देखिए, 2, 2, 2, 2 कितनी बार 2 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स आ रहा है 2। तो इसका मतलब LCM के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
2⁶ आया, फिर उसके बाद 3 और 5 आया, 3⁻1 और साथ में 5⁻1। तो एलसीएम आया कितना है, 2⁻6 कितना होता है 64 इंटू 3 इंटू 5, 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना होगा 6 3 18 4 3 12, तो ये हो गया 192 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 960 के आसपास होना चाहिए, 960 के आसपास कुछ आना चाहिए इसका आंसर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ पर 960 मीटर्स, 960 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 960 सेंटीमीटर। हाँ, साथ में ये ध्यान रखिएगा कि 9.6 मीटर्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूज होना कि भाई यहाँ तो आंसर 9.6 आना चाहिए था, तो ये सेंटीमीटर में आया था, ये मीटर में नहीं आया था, ये ध्यान रखिएगा। इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। अगर 31 क्लियर हो गया तो 32 में भी बस थोड़ा सा चेंजेस होंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बेसिकली जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो आराम से किया जा सकता है, बस एक बार आप इसको फॉर्मुलेट कर पाएँ, इसकी इक्वेशन बना पाएँ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अप बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हर 60 सेकेंड के बाद उसके अंदर एक बीप की साउंड आती है। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। हर 62 सेकेंड के बाद दूसरा एक डिवाइस है, उसके अंदर भी बीप की साउंड आती है। अब ये दोनों पहले मतलब इन्होंने एक साथ जो साउंड क्रिएट की थी बीप की, वो थी 10 AM पे, सुबह के 10 बजे। ठीक है, अब उसने पूछा गया है कि दूसरी दोबारा साउंड, मतलब दोनों एक साथ दूसरी साउंड कब प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कब प्रोड्यूस करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था 32 में क्या कहा गया है। देखिए अगर इसने 10 बजे 10 AM, यहाँ पर भी 10 AM, ठीक है, ये फर्स्ट डिवाइस है, ये सेकंड डिवाइस है। इसके बाद 60 सेकंड्स के बाद फिर दोबारा ये बीप की साउंड क्रिएट करेगा, ये 62 सेकंड के बाद क्रिएट करेगा, फिर उसके अगले 60 सेकंड के बाद, ठीक है, फिर ये 62 सेकंड के बाद, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा, ये मान लेते हैं टी टाइम है, इस टाइम पे दोनों एक साथ ही बीप की साउंड क्रिएट करेंगे। अब हमें नहीं पता है वो कौन सा टाइम है, वही हमें निकालना है, टी टाइम। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप 60 इस तरीके से देखेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब मल्टीपल होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करा, 60 को कितनी बार कर लिया, मान लेते हैं m टाइम्स कर दिया, m टाइम्स। ये वाली जो बीप साउंड है वो m टाइम्स क्रिएट हुई तब तक उस टाइम के लिए, और ये वाली जो साउंड है वो n टाइम्स क्रिएट हुई। तो अब आप देखिए, अब आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये कितना टाइम हो गया, ये टाइम कितना हो जाएगा m इंटू 60 सेकेंड, इतना टाइम हो गया। ठीक है, तो इस टाइम को आप क्या बोल देते हैं, इसको हम कैपिटल T बोलते हैं, और इस टाइम को हम बोल देते हैं स्मॉल t। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल t, और ये गैप कितना होगा, ये हो जाएगा n इंटू 62 इज इक्वल टू स्मॉल t। क्लियर है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि t और t ये दोनों नंबर तो सेम है, t इसका भी मल्टीपल है, t इसका भी मल्टीपल है। इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है ना कि 60 का मल्टीपल है, इससे आपको पता चल रहा है 62 का मल्टीपल है। इसका मतलब t इज अ कॉमन मल्टीपल, t एक कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल किसका है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 60 एंड देन 62। 60 और 62 दोनों का कॉमन मल्टीपल है t। ठीक है, और साथ में क्या कहा गया है, देखिए अब कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके जस्ट नेक्स्ट टाइम पे कब ये बीप की साउंड क्रिएट होगी, मतलब हमें इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी वैल्यू को आप बता दीजिए, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन जस्ट नेक्स्ट वाला आंसर कब आएगा, जो हमारे पास यहाँ पर ये जो लीस्ट वैल्यू है वही तो निकलेगी, उस लीस्ट वैल्यू से ही हम नेक्स्ट वाला टाइम निकाल सकते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालना है हमें 60 और 62 का। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, वैसे 60 के अगर आप फैक्टर्स देखेंगे, 62 के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो हो जाते हैं 2 और 31, और 60 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 60 के अगर आप फैक्टर्स करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1, और ये कितना हो गया 2⁻1 इंटू 31। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो वो देखते हैं कौन सा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर यहाँ पर ये 2 है दोनों में, लेकिन उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ले लिया हमने। और साथ में अब क्या बचेगा, ये यहाँ पर हो गया 3⁻1, इधर तो 31 है, तो ये बचा 3⁻1
एंड देन 5^1 एंड देन 31। इतना क्लियर हो गया। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 इंटू 31, 12 5 कितना हो गया 60, 60 इंटू 31, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो गया, 616, 63 18, तो 1860। इतना टाइम आ गया 1860। अब देखिए ये 1860 है क्या, ये है हमारी टी की वैल्यू, तो इसका मतलब टी कितना हो गया 1860 सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा हम सेकंड्स की बात कर रहे थे, जितना भी टाइम आ रहा था वो सब सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ देखिए 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड, तो टी को भी हमने सेकंड्स में अभी कैलकुलेट किया है। इसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1860 का आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 60 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये 1, तो 31 मिनट्स। ठीक है, 31 मिनट्स आया आपका। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है ना, ये है 31 मिनट्स, ये जो टाइम गैप है। तो 10 AM पे ये यहाँ पर पहले बीप किया था, इसका नेक्स्ट जो होगा वो 10 AM 31 मिनट्स पे होगा, मतलब ये जो टाइम होगा वो 10 AM 31 मिनट्स, तो 10:31 AM इस टाइम पे ये नेक्स्ट बीप करेगा 10:31 पे, 10:31 पे। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो चुका है तो अब हमारे पास बचे कितने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो चलिए इन 3 क्वेश्चंस को भी जल्दी कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 33 क्वेश्चन नंबर में, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स चेंजेस एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। मतलब 3 जगह पर हमारे पास ट्रैफिक लाइट है। ठीक है, 3 जगह कौन कौन सी हैं, यहाँ पर एक जगह पर ट्रैफिक लाइट दे दी गई। ठीक है, इस जगह पर भी एक ट्रैफिक लाइट है और यहाँ पर भी एक ट्रैफिक लाइट है, और तीनों केसेस में कहा गया है कि ये जो ट्रैफिक लाइट है ना, हमेशा अपने जो सिग्नल्स हैं, जो मतलब लाइट्स हैं, उसको चेंज कब करता है, इसका चेंज होने का टाइम है एवरी 48 सेकेंड, इसका चेंज होने का टाइम है एवरी 72 सेकेंड। ठीक है, और इसका चेंज होने का टाइम है एवरी 108 सेकेंड। क्लियर है। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, 8 बजे, सुबह के 8 बजे सब साइमल्टेनियसली चेंज हुए थे, ये पहली बार चेंज हुए थे। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, मतलब अब हमें बताना है कि दोबारा ये कब चेंज करेंगे। वही चीज़ है, अगर तीनों लाइट्स के लिए आप देखेंगे तो ये 48, फिर 48, फिर 48, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब टाइम अगर देखिए, आप खुद सोचिए, 48 सेकंड, फिर 48 सेकंड, फिर 48 सेकंड एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब तीनों एक साथ फिर दोबारा से लाइट को अपनी चेंज करेंगे। वो टाइम हमें पता नहीं है, इसको कैपिटल टी ले लेते हैं, और ये जो टाइम गैप है इसको हम स्मॉल टी बोल सकते हैं। ये 48 है तो ये कितना होगा, 72, 72, 72 एंड सो ऑन, और ये 108, 108, 108 एंड सो ऑन। ये कितने टाइम्स यहाँ पर चेंज करेगा, n टाइम्स चेंज कर सकता है। आपको पता नहीं है कितनी बार चेंज कर सकता है, हमें पता नहीं है तो हम इसको n टाइम्स लिख देते हैं। यहाँ पर भी हमें पता नहीं है कितने टाइम्स चेंज कर चुका होगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं m टाइम्स। इस केस में क्या बोल सकते हैं हम, NMO, O टाइम्स नहीं, P ले लेते हैं, P टाइम्स। ये हो गया। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर आपको ये स्मॉल टी निकालना है तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे 48 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 48 इंटू n होना चाहिए। इधर से t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हो जाएगा 72 इंटू n, n नहीं m होगा, और यहाँ से कितना होगा, t इज इक्वल टू 108 इंटू पी। तीनों ही केसेस में आप ये बोल सकते हैं कि t किसका मल्टीपल है, 48 का, यहाँ पर t है 72 का मल्टीपल, यहाँ पर 108 का। सो बेसिकली वी कैन से t इज अ कॉमन मल्टीपल, t एक कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 48, 72 एंड 108। अब क्योंकि जस्ट हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है तो इसका मतलब ये है कि इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए हमें, तभी नेक्स्ट नंबर निकल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है t की वैल्यू वो कुछ नहीं है, ये t है LCM ऑफ 48, 72 एंड 108। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो LCM है 48, 72 और 108 का यहाँ पर निकाल लेते हैं, 108। ये कितना था, 48, 72, 108, 48, 72, 108, ये हो गया।
अब आप बोल सकते हैं कि इसको 2 से ये डिविजिबल है, तो ये हो गया 24, ये हो गया 36, ये कितना हो गया 54, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो गया 18, और ये कितना हो गया 27। अब ये नंबर तो नहीं है, लेकिन बाकी दोनों नंबर्स अभी भी 2 से डिविजिबल हैं, तो ये हो गया 9, ये हो गया 27, अभी भी एक नंबर फिर भी 2 से डिविजिबल है, तो ये कितना हो गया 27। अब कोई सा भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से फिर भी डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब आपको देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम क्या होगा, टी की वैल्यू है एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, तो यहाँ पर ये कितना है, एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 2 2 2 2, कितनी बार आ रहा है 2⁴, और ये 3⁴, 2⁴ कितना होता है, ये हो जाता है 16, और ये हो गया 27। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ से अगर हम 27 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 6 7 42, 6 2 12, 16, और ये 27, तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर ये कितना हो गया 7 6 13, और ये कितना हो गया 432, इतना आ रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था टी कितना, ये टाइम आया हमारे पास 432 सेकेंड्स। आप खुद सोचिए, अगर आपको 432 को डिवाइड करना है, 432 इसको हमें डिवाइड करना है 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 432 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 × 1, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 61 से नहीं 66, 67 से कर सकते हैं, 7 से करेंगे तो 420 आ गया, यहाँ पर ये आ गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7 मिनट और ये 12 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टी की वैल्यू कितनी है, 7 मिनट एंड देन 12 सेकेंड्स। तो एक्चुअल में जो टी है हमारे पास, ये 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद ये टाइम गैप है हमारा 7 मिनट 12 सेकेंड का। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल टी टाइम है वो होगा 8 AM 8 AM और साथ में 7 मिनट होगा। ठीक है, और साथ में कितना हो जाना चाहिए 12 सेकेंड्स, तो 7 मिनट 12 सेकेंड्स ये हो गया। ठीक है, ये 7 मिनट्स इस तरीके से ना लिख के सीधा लिख दो, 8 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स, ये कहानी खत्म। इतना क्लियर है, ये यहाँ पर विजिबल ही नहीं हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए 8 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं 8:7:12। इतना क्लियर हो गया। देखिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ऑल्दो ये क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन में टाइम है, वरना समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए हम इसको जल्दी करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है, 6 bells commence tolling together and toll at a। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर 6 हमारे पास बेल्स हैं। ठीक है, एक बेल है हर 2 सेकंड के बाद, इसके मतलब ये है कि ये हर 2 सेकंड के बाद बजती है। एक बेल है हर 4 सेकंड के बाद बजती है। ठीक है, एंड ये एक बेल है 6 सेकंड के साथ, और ये 8 सेकंड, और इसी तरीके से नहीं 2 सेकंड नहीं है यहाँ पर, ये क्या लिख दिया मैंने, ये 2 सेकंड नहीं है 2 मिनट्स है, और ये कितना है 4 मिनट्स है, और ये कितना है 6 मिनट्स है, और ये कितना है, इसी तरीके से इन्होंने क्या करा है, ये 6 मिनट्स 8 मिनट्स एंड देन 10 मिनट्स एंड देन 12 मिनट्स। ठीक है, ऐसे 6 बेल्स हैं हमारे पास, 1-2 बेल नहीं 6 बेल हैं। ठीक है, और कहा गया है कि 30 घंटे के अंदर अंदर कितनी बार ये बजने वाली है, साथ साथ बजनी चाहिए। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं कि जीरो टाइम के लिए पहले ये एक साथ रिंग हुई। ठीक है, 0 टाइम के लिए। दूसरा टाइम क्या आएगा, दूसरा टाइम मान लेते हैं कि ये टी टाइम हो गया, फिर उसके बाद रिंग हुई। अब वो जो टी टाइम का गैप है वो कैसे पता चलेगा, ये 2 हर 2 मिनट्स के बाद रिंग करेगी, तो हम इसको ले लेते हैं m टाइम्स, बोल सकते हैं ना हम इसको m टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको अगर आप 4 इसको ऐड करते चले जाएंगे तो ये हो गया n टाइम्स 4 को n टाइम्स ऐड करेंगे, ये m टाइम्स ऐड हो गया। इसी तरीके से ये 6 कितनी बार ऐड होगा, p टाइम्स, और ये कितनी बार होगा, इसको ले लीजिए x टाइम्स। ठीक है, 8 को हम ऐड करेंगे x टाइम्स, 10 को हम कितना ऐड करेंगे
y टाइम्स, और 12 पे कितना ऐड करेंगे, 12 को अगर ऐड करते चले जाएंगे तो इसको हमने ऐड कर दिया z टाइम्स। ठीक है, सबकी इक्वेशन देखिए, t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम। क्लियर है, आप 2 को m टाइम्स ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि 2 इंटू एम हो गया। यहां से अगर आप देखेंगे तो t की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू एन, क्योंकि 4 मिनट के बाद हर 4 मिनट्स के बाद वो रिंग हो रही है। अब हमें पता नहीं कितने मिनट्स के बाद रिंग हुई थी, कितनी बार रिंग हो चुकी है, तो हमने क्या करा, उसको n नंबर्स ले लिया था, तो इसलिए n टाइम्स हो गया था ये, तो ये 4 इंटू एन हो गया। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं 6 इंटू पी, इसी तरीके से हम t को बोल सकते हैं कितना, t 6 इंटू पी, 8 इंटू एक्स, एंड देन t इज इक्वल टू 10 इंटू वाई, एंड देन t इज इक्वल टू 12 इंटू जेड। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, t इन सब में आप देख सकते हैं ना कि t 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी है, 6 का भी है, 8 का भी है, 10 का भी है, 12 का भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जस्ट ये पूरा गैप देखना है तो ये लीस्ट पॉसिबल गैप होना चाहिए, तो ये इन सब नंबर्स का मल्टीपल भी है और साथ में लीस्ट नंबर भी है। तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एलसीएम ऑफ दीज 6 नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सब का एलसीएम होना चाहिए। अब आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, सिंपल चीज़ है कि एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ पर 2, 4, 6, ये कितना हो गया, 2, 4, 6, फिर ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर ये 5, ये 6, अगेन 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। जब तक कोई सा भी एक नंबर बचेगा ना जो 2 से डिविजिबल है, तब तक हम करते चले जाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, बस। अब 2 से कोई डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करके देख लेते हैं, 3, अब ये 5 बचा, ये 1 हो गया, अब कोई सा भी नंबर नहीं बचा सिर्फ 5 के अलावा, बस सारे नंबर 1 हो चुके हैं, हो गया काम। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 6, नहीं 6 नहीं 8, तो ये 8 इंटू 3 कितना हो गया, 8 3 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया, 120 मिनट्स, मतलब हर 2 घंटे के बाद, एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सारी बेल्स एक साथ रिंग करेंगी। अब आप खुद सोचिए, 0 आवर्स पे रिंग करी, फिर 2 आवर्स पे सारी एक साथ रिंग करी, फिर 4 आवर्स पे सारी एक साथ रिंग करी, इसी तरीके से चलता चला जाएगा, और हमें क्या करना है, 30 आवर्स तक चेक करना है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, इसको हटा देते हैं, फर्स्ट इससे काउंट करके देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से आप काउंट करेंगे ना तो कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 15। बट ये नंबर हमने पहले लिया नहीं था, अब हम इसको ले लेते हैं, तो टोटल हो जाएगा 16, 15 + 1 16, तो 16 टाइम्स रिंग करेगी। ठीक है, ये जानबूझ के हमने नंबर नहीं लिया था, क्योंकि फर्स्ट वाला जो काउंट होता है ना, वो ज़्यादातर लोग रिमूव कर देते हैं, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि फर्स्ट काउंट तो मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट से ही तो शुरू हुआ है। तो ये वाला नंबर भी इंक्लूड करना था। जब आप 30/2 करते हैं तो सिर्फ यही नंबर इंक्लूड होता है, इसके अलावा कोई और नंबर इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन आपको ये भी नंबर इंक्लूड करना पड़ता है, तो इसलिए आपको टोटल 30/2 साथ में फिर 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि शो दैट 6n कैन नेवर एंड विद 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये शो करना है कि ये नंबर 6n किसी भी 0 से एंड नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, देखिए 6n शो करना है ना, हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि 0 से एंड होगा, सपोज कर लेते हैं कि ये 0 से एंड होगा। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, आप खुद सोचिए कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो किसका मतलब क्या है कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर है 350 हो गया, ये 0 से एंड हो रहा है ना, तो इसका मतलब 10 से आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेट 6n इज 6n कैन एंड विद 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n, सम नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर के लिए ये एंड कर रहा है 0 से, तो इसका मतलब 6n/10 क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, अब देखिए 6n डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, अब आप इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, इसको हम क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 5, ऐसा हो सकता है ये। अब आप देखिए इस केस में
2 रेज टू पावर n हो गया, 3 रेज टू पावर n हो गया, यहाँ पर ये हो गया 2 रेज टू पावर 1 और ये हो गया 5 रेज टू पावर 1। इस केस में आप सीधा बोल सकते हैं 2 रेज टू पावर n-1 क्योंकि ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, बट ये हो गया 3 रेज टू पावर n, बट इस केस में 5 रेज टू पावर 1 है। 5 किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में रह ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई ये इंटीजर वैल्यू दे ही नहीं पाएगा। अगर ये डिवाइड हो पा रहा होता तो ये पूरा कैंसिल आउट होता और कुछ ना कुछ इंटीजर आता, बट ये तो इंटीजर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कुछ ना कुछ रह गया जो किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो मतलब वो इंटीजर नहीं होगा, और वो इंटीजर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि 6 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 10 ये भी इंटीजर नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए। हेंस 6 रेज टू पावर n कैन नेवर एंड विद 0। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। बस ये है कि लैंग्वेज आपको लिखनी है, एक्सप्लेनेशन आपको देना है, बस मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। ऑल्दो हमने इससे रिलेटेड जो लेक्चर्स था उसमें पूरा देखा था कि किस तरीके से हम इसको कवर करते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर 1.1b एक्सरसाइज तो कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1c को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1c के साथ। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।